तो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट हम देखते हैं, जैसे हमने आरसी में भी किया था, याद है ना आरसी में क्या फंडे थे इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने का, कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते थे, फिर जो कैपेसिटर है ना, आमतौर पे कैपेसिटर एक ही मिलता है, उस कैपेसिटर के अक्रॉस हम आर इक्विवेलेंट निकालते थे और फिर टाइम इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इंटू में सी हो जाता था। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी है कि हम जो है वो बैटरी को शॉर्ट सर्किट करेंगे और इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट आर निकालेंगे और फिर उसी हिसाब से हम जो है वो टाउ इक्विवेलेंट हमारा लिख देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। देखो जरा स्टेप लिख लेते हैं। तो स्टेप्स टू फाइंड टाउ इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम यहां पर क्या पहला स्टेप क्या लेंगे, शॉर्ट सर्किट द बैटरी। दूसरा, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस इंडक्टर, अगर इंडक्टर एक ही हो तो। ठीक है, तो फिर टाउ इक्विवेलेंट हो जाएगा। वैसे क्या होता है टाउ इक्विवेलेंट, हम जानते हैं फॉर्मूले में होता है रूफ ऊपर लड़की नीचे, टाउ में उल्टा होगा, तो लड़की ऊपर रूफ नीचे, यानी कि एल बाय आर होता है, बट यहाँ पे आर की जगह आर इक्विवेलेंट लिख देंगे। ठीक है, किसी किसी केस में अगर रेजिस्टेंस एक हो, इंडक्टेंस बहुत सारे हो, तो एल इक्विवेलेंट अपॉन में आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर इंडक्टर एक ही मिलता है। ठीक है, तुमको तो दोनों अगर दो दो हो तो इंडक्टर एड अप हो जाते हैं, वो सीरीज वगैरह में मिलेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर कुछ भी ना बने, समझ में नहीं आ रहा हो, तो किरचॉफ तो है ही, किरचॉफ से करना अपने आप ही, जो ई की पावर माइनस टी के आगे जो भी आएगा ना, उसमें तुम वहां पर पूरे कबाड़ का वैल्यू 1 पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, आमतौर पर तो इंडक्टर एक ही होगा, तो कंफ्यूजन कभी अराइज ही नहीं होगी, एल अपॉन में आर इक्विवेलेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी केस में अगर रेजिस्टेंस बहुत सारे हो और इंडक्टर एक हो, ठीक है, सॉरी, अगर इंडक्टर बहुत सारे और रेजिस्टेंस एक हो, तो आर के क्रॉस भी तुम एल इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, वहां से भी बात बन जाएगी। अगर दोनों ही वो हो और अच्छे से एड अप ना हो, और जैसे इंडक्टर दो सीरीज में ना हो, वो भी दोनों, मतलब कभी भी तुम्हें लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है, सर नहीं समझ में आ रहा, तो हमेशा किरचॉफ तुम अप्लाई सकते, जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तुम किरचॉफ अप्लाई करोगे तो जो भी तुम करंट का एक्सप्रेशन निकालोगे, है ना, लेट्स से एलआर वाली ब्रांच से अगर तुम करंट निकालोगे, तो ई की पावर माइनस में जो भी कबाड़ आएगा, उस सारे कबाड़ का वैल्यू 1 कर दो, तो टी का जो भी वैल्यू आ जाएगा वही तुम्हारा टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कभी मैंने तो देखा नहीं है कि ऐसी कभी दिक्कत आई हो, अगर आई हो तो हम किरचॉफ तो हमेशा अपना ही सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमें ये तरीका है, इसको नोट कर लो। फिर हम एक जो है वो क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा मैं पास लेता हूं ताकि थोड़ा सा ये फोकस में रहे, और ले आएंगे पास इसको जो है तुम फटाक से नोट करो। फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर ग्रोथ भी आ जाएगी, डीके भी आ जाएगा, वो सारी कहानी आ जाएगी। और एक बार मैं तुम्हें फॉर्मूला दोबारा से रिमाइंड भी करा देता हूं, पहले इन तीनों पॉइंट्स को लिख लो, फिर मैं तुम्हें फॉर्मूला भी रिमाइंड करा दूंगा, और फिर हम इसके अंदर क्वेश्चंस भी ले लेंगे। पहले ये तीनों बातें लिख लो, फिर हम सब कुछ करते हैं एक साथ ही। पहले लिखो इसको। तो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसके 5 पार्ट होंगे, 6 भी तुम चाहो तो बोल सकते हैं कि 6 पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सब कुछ ही आ जाएगा, जो भी हमने पढ़ा है ना, ग्रोथ पढ़ा है तो ग्रोथ, डीके पढ़ा है तो डीके, सब कुछ ही उसके अंदर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का डायग्राम बना लो बच्चों। थोड़ा सा स्पेस का कमी पड़ सकता है, थोड़ा सा कंजूसी करनी पड़ेगी यहां पर। आर आर ठीक है, आर एल ठीक है, ये हो गया है ई, ये की। पहला सवाल यही पूछ लेते हैं, फाइंड टाइम इक्विवेलेंट, टाउ इक्विवेलेंट। चलो एक ही करके करते हैं, सारे इकट्ठे नहीं करेंगे, नहीं तो स्पेस नहीं बचेगा सोल्व करने के लिए। पहला फाइंड टाउ इक्विवेलेंट, ये आर है, ये एल है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, और ये के स्विच है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड टाउ इक्विवेलेंट। बताओ जरा क्या आंसर होगा, निकालो इसको। 2L बाय आर, 2L बाय 3R। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो, देखते हैं। चलो देखो सॉल्यूशन इसका।
तो सॉल्यूशन में क्या आएगा इसके, हम पहले हम करेंगे बैटरी को शॉर्ट सर्किट, तो ये आर रह गया, शॉर्ट सर्किट मतलब उसकी कंडक्टिंग वायर, और इंडक्टर के अक्रॉस हमें निकालना है। तो इंडक्टर में हमने दोनों पॉइंट्स को ओपन अप कर दिया, इन दोनों के अक्रॉस आर। भाई जब भी आर इक्वलेंट निकालना होता है हमेशा कोई दो पॉइंट होते हैं जिनके बीच में निकालना होता है। तो इंडक्टर के अक्रॉस मतलब इंडक्टर वाले ही वो दो पॉइंट है, उनको तोड़ दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आर, और ये बैटरी को कर दिया शॉर्ट सर्किट। तो ये आर की को तो क्लोज करेंगे, ठीक है, तभी निकलेगा। तो ये तुम्हारा एल के क्रॉस, ये आर और आर पैरेलल में r/2 और आर सीरीज में 3r/2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि टाउ इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है, L अपॉन में 3r/2 विच इज नथिंग बट 2L/3r। ठीक है, ये तुम्हारा टाउ इक्विवेलेंट हो गया। अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो ये कंडक्टिंग वायर आती, फिर इसको भी ले डूबता ये, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाता, इसको नहीं लेके डूब पाता। अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो ये तो जाता ही जाता, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इसको भी ले डूबता, फिर आंसर L/R ही होता, क्योंकि R इक्विवेलेंट फिर सिर्फ एक R ही बचता और कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर चुके हैं कैपेसिटर के अंदर, तो मेरे ख्याल से मुझे दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो एग्जांपल्स आएंगे उनमें तुम जो है वो देख लोगे बार बार किस तरह के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग जो है वो नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 k इज क्लोज्ड। इसको इसने नाम दे दिया है I1, इसको नाम दे दिया है I2, इसको नाम दे दिया है I3। ठीक है, और सवाल बोला है एट t इज इक्वल टू 0 की इज क्लोज्ड, फाइंड I1, I2 एंड I3 एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। 0 प्लस मतलब क्या है, इवेंट के जस्ट बाद में। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा, सोल्व करो इसको। सारे फंडे मैंने तुम्हें दे रखे हैं, कोई भी कारण नहीं है कि आंसर ना आए, करो इसे ट्राई। चलो देखो इसका आंसर क्या, इसका आंसर आएगा। अब हम जानते हैं इंडक्टर की प्रॉपर्टी। इंडक्टर कहता है कि इवेंट से ठीक पहले जो करंट थी वही इंडक्टर में ठीक बाद में भी वही करंट आएगी। तो इंडक्टर कहेगा जब ये स्विच ओपन था तो मेरे अंदर करंट 0 थी, तो मैं बाद में भी करंट को नहीं बदलूंगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके, सिंस करंट थ्रू इंडक्टर won't change instantaneously, और तुम जानते हो इसके पीछे कंडीशन भी होती है, प्रोवाइडेड L इज कांस्टेंट। ठीक है, नहीं तो चेंज करने देगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसको मेन बात फ्लक्स से, फ्लक्स नहीं चेंज करने देगा एकदम से, है ना। सिंस करंट थ्रू इंडक्टर वोंट चेंज इंस्टेंटेनियसली, है ना, ब्रैकेट में लिखते हैं L इफ L कांस्टेंट। ठीक है, बार बार मेरे को लिखना पड़ रहा है क्योंकि तुम भूल जाओगे नहीं तो। सो I3 जो है वो t इज इक्वल टू 0 माइनस पर, I3 का वैल्यू 0 था, I3 का वैल्यू 0 था, कितने पे, t इज इक्वल टू 0 माइनस पर, तो I3 का वैल्यू 0 ही रहेगा t इज इक्वल टू 0 प्लस पर भी। जो इवेंट से ठीक पहले करंट वही इवेंट के ठीक बाद करंट होगी। ठीक है, तो ये तो मना कर दिया इसने कि मैं अपने अंदर से करंट पास नहीं करने दूंगा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब सवाल आ गया I1 और I2 का। अगर यहां से इसने करंट पास नहीं करने दी है तो हम बोलेंगे करंट के लिए सर्किट सिर्फ ये बचता है, R R, है ना, और यहां पे तो कोई करंट जाएगी नहीं, चाहो तो लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सच, L R। तो यहां से करंट कितनी बोल देंगे, 0। अगर यहां पे जो I1 है तो वही I यहां पर भी होगी, I2 I1 दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी सारी करंट यहीं से पास कर रही है ना। तो यहां पे तुम चाहो तो किरचॉफ लगा दो, चाहो सीधा बोल दो कि E अपॉन में 2R। तो लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू E अपॉन में 2R। चाहो तो किरचॉफ लगा लो, नहीं तो सीधा बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। E का गेन माइनस IR माइनस IR,
तो आई का वैल्यू हो जाएगा ई अपॉन में 2r। दोनों सीरीज के अंदर हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, है ना, क्योंकि ये तो सर्किट का हिस्सा ही नहीं है, करंट जा ही नहीं रही, करंट के दृष्टिकोण से ये है ही नहीं, तो ई अपॉन में 2r आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पर करंट 0 और यहां पर ई अपॉन में 2r, ई अपॉन में 2r। ठीक है, इसको भी लिख लो बच्चों। फिर स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, इसको लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, I3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड I3t, यानी कि I3 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों वो LR ब्रांच से है। ठीक है, LR ब्रांच जो हमने फॉर्मूला बनाया था, वहां पर तो एक ही ब्रांच थी, LR ब्रांच ही थी, उसी के लिए हमने फॉर्मूला बनाया। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला, अगर बहुत सारी ब्रांचेज हो तो जो हमने फॉर्मूला बनाया है, जो कि मैं दोबारा लिख भी दूंगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम के फॉर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ LR वाली ब्रांच से है, यहां से और यहां से नहीं है। यहां से कैसे निकालेंगे वो भी हम देख सकते हैं कैसे निकालेंगे। पहले इसको तो लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं। I3 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम निकालो, कैसे निकालो। एक चाहे तो सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर किरचॉफ तो है, किरचॉफ से लेंदी बनेगा, फॉर्मूले से डायरेक्टली हो जाएगा। तुम कहोगे तो मैं दोनों से करके दिखा दूंगा। ठीक है, पहले तुम इसको लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन को ट्राई भी करो, एटलीस्ट फॉर्मूले से ट्राई करो। फॉर्मूला मैं रिमाइंड करा देता हूं, और तुम अगर कहोगे तो मैं इसको किरचॉफ से भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं ये तो। फॉर्मूला में तुम्हें याद दिलाता हूं, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था? ग्रोथ का फॉर्मूला, LR ब्रांच में करंट का ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होगा? I मैक्सिमम माइनस में I मिनिमम इंटू में 1 माइनस में e की पावर माइनस t अपॉन में टाउ इक्वलेंट प्लस में I मिनिमम। ये ग्रोथ का होगा। डीके होगा तो सिर्फ एक ही फर्क आएगा, 1 माइनस ई की जगह सिंपल ये 1 और माइनस हट जाएंगे, सीधा ई आएगा। ये फॉर्मूला हम आरसी में कर चुके हैं। तुम्हें अगर फॉर्मूले पे भरोसा नहीं हो तो किरचॉफ लगाना। मैं पहला क्वेश्चन दोनों मेथड से करा देता हूं, बाद में हम अपने फॉर्मूले पे भरोसा कर लेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, पहले मैं फॉर्मूले से कर देता हूं। तो अब इसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि इंफिनिटी पर जाकर के जो है वो कितना करंट आएगा। एक काम करते हैं, पहले तो यही निकाल लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ो भी, क्वेश्चन नंबर 3 को भी छोड़ो, पहले हम एक और मतलब इसको क्वेश्चन नंबर 4 बना लेंगे। ठीक है, तुम लोगों ने शायद ट्राई कर लिया, अगर नहीं किया है इसको क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसे करता हूं, फॉर्मूला दोबारा ले दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कर लो, फाइंड I1, I2 एंड I3 एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये कर लो पहले। ठीक है, ये तो तुम्हें आता है ना, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, यू नो। ठीक है, तो I1, I2, I3 निकालो t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले लिया था उसको 4th बना देंगे। ठीक है, पहले 3 ये करो, क्योंकि इस वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर। करो जरा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन में, हम क्या बोलेंगे, इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर will behave as a conducting wire। अगर इंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा तो हमारा सर्किट ये बन जाएगा, R E, है ना। अब R और R/2, R/2 और R 3R/2, है ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि I का वैल्यू कितना आ जाएगा, E अपॉन में R इक्वलेंट I1 का वैल्यू रहता। ठीक है, ये I1 है, ये I2 है, I2 और I3 दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा E अपॉन में R इक्वलेंट आ रहा है 3R/2, तो ये आ गया I1 का वैल्यू। ठीक है, और I2 और I3 दोनों बराबर होंगे, दोनों रेशन बराबर हैं, पैरेलल में डिवाइड करने हैं। तो I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू E अपॉन में 3R। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। ठीक है,
स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कंडक्टिंग वायर की तरह। दो ही तो बातें ख्याल रखनी है, दो ही बातें अगर ख्याल रखोगे हमेशा क्वेश्चन बन जाएंगे। एक ये, किसी भी इवेंट के जस्ट पहले और जस्ट बाद इंडक्टर से करंट नहीं बदलती। स्टेडी स्टेट में अगर तुमने इवेंट करके छोड़ दिया, तुम अपने नहा धोकर के वापिस आए हो, तब हम ये कहेंगे कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर बना दिया और कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास दोनों आंसर निकल करके आ गए। इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फाइंड I3 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको नोट करो और क्वेश्चन नंबर 4 करो, विच इज फाइंड I3 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर्मूला मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं, ट्राई करो। मैक्सिमम माइनस मिनिमम 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्विवेलेंट प्लस में मिनिमम वैल्यू। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसको ट्राई कर सकते हो। नहीं तो फिर किरचॉफ से तो कर ही देंगे। अगर फॉर्मूले पे भरोसा नहीं आएगा तो किरचॉफ से तो कर ही देंगे। टाइम देखो कैसे निकालेंगे आई थ्री फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर्मूला तुम चाहो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो नोट कर लेता हूं, इसको इरेज नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है, तो वी विल राइट सॉल्यूशन में कि आई जो है वो LR ब्रांच से, बार बार मैं मेंशन कर रहा हूं, यहां का आई कल को लिख करके आगे तो मुझे मत बोलना कि सर आपने बोला था फॉर्मूले से कर लो डायरेक्ट, मेरा आंसर गलत आ गया। भाई यहां का नहीं, सिर्फ और सिर्फ LR ब्रांच के लिए ये वाला फॉर्मूला। तो कितना आएगा, मैक्सिमम माइनस में मिनिमम 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ इक्विवेलेंट प्लस में मिनिमम। तो यहां पर हम बोलेंगे मिनिमम का वैल्यू तो इसमें 0 है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना था, 0 था। मैक्सिमम का वैल्यू भी निकाला है, क्योंकि ग्रो कर रहा है ना, तो इन्फिनिटी पे मैक्सिमम मिलेगा। देखो कैसे मालूम करना है कि कहां मैक्सिमम होगा, ग्रो कर रहा है तो इन्फिनिटी पे, डिके कर रहा है तो 0 पे। ठीक है, तो ये तो ग्रोथ कर रहा है इसके अंदर है ना, पहले 0 है बाद में करंट यहां तक पहुंचा, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम करंट होगा, विच विल बी e अपॉन में 3R माइनस में 0 1 माइनस e की पावर माइनस टी, और टाउ इक्विवेलेंट जहां तक मुझे याद है 2L बाई 3R आया था, तो 2L बाय 3R प्लस में मिनिमम वैल्यू तो 0 है, तो आंसर कितना आ गया, E अपॉन में 3R 1 माइनस में e की पावर माइनस 3RT बाय 2L। इसको नोट कर सकते हो बच्चों, को डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो। देखो यहां पे हमारा आंसर आ गया एक लाइन में, क्योंकि हमें अपना फॉर्मूला याद था। अगर हमें फॉर्मूला याद ना हो और हमें किरचॉफ से जाना पड़े तो किरचॉफ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, देखते हैं किरचॉफ से कैसे इसको करेंगे, है ना। करें, इरेज कर दूं इसको। देखो इसको किरचॉफ से सोल्व करनी। किरचॉफ तो हमेशा यहाँ पे ब्रह्मास्त्र है ही, सर्किट के अंदर एक ही फॉर्मूला है। सर्किट के अंदर जो तुम चाहते हो तुम्हें सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो एक ही है, किरचॉफ किरचॉफ किरचॉफ, है ना। जैसे वो उसमें बोलता है, कौन सी मूवी है वो, शोरे है क्या, शोरे, कि यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी है, मेजर पता नहीं क्या होता है उसका, ब्रिगेडियर प्रताप सिंह, ब्रिगेडियर प्रताप सिंह, ब्रिगेडियर प्रताप सिंह। तो अगर तुम्हें सर्किट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो एक ही चीज है, किरचॉफ किरचॉफ किरचॉफ। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आंसर तुम होपफुली याद करना, E बाई 3R है, 1 माइनस e की पावर 3RT बाई, कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही आंसर आएगा। ठीक है, अब किरचॉफ में क्या करना होता है, किसी भी समय t पर काम करना होता है। मान लिया तुमने किसी भी समय पर जो है वो लेट से, अच्छा अब अननेसेसरी वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, किरचॉफ में वेरिएबल कम रखते हैं। तो अगर ये I1 मैंने माना है, इसको मैंने I3 माना है, तो इसको तो मैं I1 माइनस I3 मान लेता हूं। ठीक है, I1 माइनस I3। ठीक है, अननेसेसरी के वेरिएबल क्यों बनाने, ये I1 ये I3, तो यहाँ पे कितना गया, I1 माइनस I3। ठीक है, तो पहले इसमें घुमा देते हैं, फिर इसमें घुमा देते हैं, और फिर आंसर आ जाना चाहिए। करें ट्राई, पहले इसमें, इसको मैंने लूप नंबर 1 बोल दिया। कभी भी फंसो तो किरचॉफ का सहारा ले सकते हो, बस इतनी सी बात है कि थोड़ा सा मुश्किल नहीं, लेंथी थोड़ा सा होगा। ठीक है, यहां शुरू किया, E माइनस में I1 माइनस में I3 इनटू में R
माइनस में, और यहां पर जो है वो वापस से I1 करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहां से आएगा, मिल करके दोनों I3 कट जाएगा, I1 बच जाएगा। माइनस में I1 इंटू में R इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं I3 का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो E I1R कितना हो जाएगा 2I1R इज इक्वल टू I3 बाय R। ये I3 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब बड़े वाले लूप में घुमा देते हैं, लूप नंबर 2। तो लूप 2 में घुमाएंगे तो क्या बोलेंगे यहां पर, देखो जरा थोड़ा स्पेस का कमी पड़ सकता है, थोड़ा सा उधर काम कर लेता हूं। लूप 2 तो E माइनस में I3R, तो यहां भी आएगा, क्या आएगा माइनस में L। अब बच्चे क्या कर देते हैं यहां पे L di/dt लिख देते हैं, फिर बोलते सर आंसर नहीं आया। भाई di/dt नहीं होगा, यहां पे होता है L जो इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन। तो इस ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है I3, तो L di3/dt होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, यहां पर मिस्टेक हो सकती है। तो E माइनस में I3R माइनस में L di3/dt, फिर वापस घूम करके माइनस I1R इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो काम करते हैं I3R का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं पूरे का। तो I3 का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा I3R को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा E माइनस में E, है ना, E माइनस में E और माइनस और माइनस प्लस 2I1R माइनस में L di3/dt। मैंने कोई गड़बड़ ना कर दूं, मैं ध्यान रखते रहना। ठीक है, गड़बड़ कर सकता हूं मैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि E कैंसल आउट हो गया है, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। मे भी चेक करेंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने। E ठीक है, हो जाएगा अपने आप एडजस्ट, देखते हैं। माइनस में I1R इज इक्वल टू 0, यहां से तो इजी कैंसल आउट हो जा रहा है। ठीक है ना, फिर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं 2IR, ये बच जाएगा I1R। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अपने को क्या है I3, अपने को क्या करना था, यहां पर अपने को I3 चाहिए ना, हमने I3 को एलिमिनेट कर दिया। एक काम करते हैं, I3 को एलिमिनेट नहीं करते, I1 को एलिमिनेट करते हैं। कुछ भी नहीं करना, ज्यादा टेंशन लेने की लोड नहीं है, सिर्फ इस वाली इक्वेशन में मैं I1 वाले पार्ट को उधर ले जाऊंगा। तो क्या लिख दूंगा इसको, E माइनस और माइनस प्लस I3R, माइनस और माइनस प्लस I3R, और यहां पर I1R हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2I1R। इतनी सी बात है, बस डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बाय में 2 कर दिया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी, है ना। तो उससे क्या है, वो यहाँ पे I3 फंस गया, यहाँ पे I1 फंस गया, वो हमें चाहिए नहीं, हमें दोनों ही I3 चाहिए। हमें बेसिकली I1 को एलिमिनेट करना था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, दोनों जाएंगे तो जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, और 2 जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में फिर इंस्टेड ऑफ पुटिंग I3R हम I1R को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा E माइनस में I3R, ठीक है, और ये I1R का वैल्यू रख दिया, कितना है I1R का वैल्यू माइनस ऑफ E प्लस I3R बाय 2, और इसको इधर ले जाएंगे तो L di3/dt। E में से E/2 गया, E/2 बच गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 3I3R/2 ये बच गया। यहां पे हो गया L di3/dt। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट किए तो ये हो गया dt अपॉन में 2L। ठीक है, L ऐसे लिखने का मन कर रहा है, लेकिन L को कैपिटल में लिखना है, dt अपॉन में 2L, और यहां पे हो जाएगा di3/e माइनस में 3I3R। दोनों साइड कर दिया इंटीग्रेशन, तो ये हो गया t अपॉन में 2L, और यहां पे देखोगे तो आएगा log e माइनस में 3I3R, और जिससे भी I मल्टीप्लाइड है विच इज माइनस 3R, उसी से डिवाइड कर दिया। t का वैल्यू 0, तो तुम्हारा जो करंट था वो 0 था इसके अंदर, किसी भी टाइम t पे करंट I, तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 3RT/2L। लगता है बात बन रही है, कुछ ऐसा ही था।
और ये हो जाएगा log E माइनस में 3i3r अपॉन में i का वैल्यू 0 तो E। ठीक है, अगर इसी को तुम देखोगे तो अगर मैं e की पावर में चढ़ा दूं तो ये मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो जरा मुझे शॉर्टकट जरूर मारना पड़ेगा। तो ये मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, ये इधर जाएगा तो e की पावर हो जाएगी, फिर e मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा होगा e इंटू में e की पावर माइनस 3RT अपॉन में 2L इज इक्वल टू e माइनस में 3i3r। और फिर अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं तो इसको मैं लिख पाऊंगा i3 को e बाय 3r और ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 3RT बाय 2L। तो वही आंसर निकल करके आ गया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला तुम लोग जो है वो देख सकते हो, याद कर सकते हो फॉर्मूले को, ताकि तुम इस मेहनत से बच सको। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। वो हमने बीच में एक गलती कर दी तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा लेंदी लग गया है, लेकिन लेंदी है नहीं। पहले यहां पे घुमाया किरचॉफ, है ना। अल्टीमेटली यहां से तो di3 बाई dt आएगा और हमें i3 निकालना है। तो एक वेरिएबल तो हमने वैसे ही हटा दिया, हमने i2 को i1 माइनस i3 लिख दिया। फिर इस वाले से हमने क्या कर दिया, i1 को i3 और e के फॉर्म में ले आए। फिर इस वाले इक्वेशन में उसको रिप्लेस कर दिया i1 को, तो i3 का फंक्शन बन गया। भाई ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही तो हमने डिराइव किया रिजल्ट। ये क्या है, जो हमने इसका फॉर्मूला बनाया है i मैक्सिमम 1 माइनस e की पावर माइनस RT बाय L, अगर हम टाइम कांस्टेंट को L बाय R ले लें तो वो ऐसे ही तो बनाया था, उसमें हमने ऐसे ही तो इंटीग्रेट किया था। तो बस इतनी सी बात है कि जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें हमने सारा इंटीग्रेशन वगैरह यूज कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब ये एक सबसे डेरिवेशन हो गया इसका प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में अगर तुम देखो तो जो ग्रोथ ऑफ हमने जो है वो सर्किट किया था, तो ये सारा काम हमने वहां पे किया था, ऐसे वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट किया था, वैल्यू निकाली थी। तो जो हमें फॉर्मूला है उसमें ये ऑलरेडी चीज हमने कर रखी है, इतनी सी बात है बस, है ना। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये मेथड तो हमेशा वैलिड ही रहेगा, बट मैं तुम्हें जो है वो ये नहीं कहूंगा कि तुम इसी मेथड से करो। फॉर्मूला जो है बहुत ही यूजफुल है और हर जगह वो लग जाता है। ठीक है, मैंने तो कोई क्वेश्चन ऐसा आज तक नहीं देखा जहां पर वो नहीं लग रहा हो। अगर किसी दिन देखूंगा तो फिर बोल दूंगा कि इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा है, बाकी में लग जाएगा, और कारण भी दे देंगे क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है, बट अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें फॉर्मूला ना लग रहा हो अपना। और वो फॉर्मूला सिर्फ हमने इसमें तो हमें मिनिमम वैल्यू जीरो ही है, तो ये तो फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, लेकिन हमने तो वो फॉर्मूला भी बना रखा है जहां पे मिनिमम वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, वो भी करेंगे खैर आगे। अभी इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं अगले वाले पार्ट में। हो सकता है आज पूरे में एक ही क्वेश्चन हो ये वाला। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा है, हम सारे कंसेप्ट सीख लेंगे यहां से। कर लो इसको नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नोट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नोट ना करो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बेसिक तरीका यही है और यही तरीका अपना करके हमने वो फॉर्मूला भी बनाया था। ठीक है, यही तो फॉर्मूले का काम है कि बार बार तुम्हें डिराइव ना करनी पड़े चीज। और फॉर्मूले का उपयोग क्या है कि तुमने एक बार डेरिवेशन करके वो रिजल्ट निकाल लिया है। अब जब तक तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस नहीं बदलते तब तक तुम वही रिजल्ट यूज करते रह सकते हो। ठीक है, अब चाहे तो हम हर बार डिराइव कर सकते हैं कि h हाइट से अगर कोई बॉल गिर रही है तो नीचे पहुंच करके वेलोसिटी √2gh बनेगी। ठीक है, अब चाहे तो हर बार निकाल सकते हैं इसको, लेकिन एक बार जब हमने फॉर्मूला निकाल लिया है जब तक, तो फिर वो चीज हमें याद है। सेम कहानी यहां पर भी है कि फॉर्मूला हमने निकाल लिया है तो चीजें हमें याद ही है। ठीक है, कर लो खैर इसे नोट, फिर हम आगे चलेंगे इसी क्वेश्चन में, आगे वाले पार्ट पे चलेंगे। 4 पार्ट हो चुके, 5वां क्वेश्चन करेंगे। पहले नोट करो इसे फटाक से, अगर करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमने ऑलरेडी इसका आंसर देख लिया है। हाँ बोलो। नहीं, आई मैक्स किसमें, LR वाली ब्रांच में, सर्किट में नहीं। LR शॉर्टकट की बात कर रहे हो ना, फॉर्मूले की बात कर रहे हो। यहाँ पे तो हमने कहीं पुट ही नहीं किया आई मैक्स, तो अगर तुम फॉर्मूले की बात कर रहे हो, हाँ, तो फॉर्मूले में मैक्सिमम करंट इन LR ब्रांच, तो वो स्टार्टिंग में 0 थी और इन्फिनिटी पे E/3R है। ठीक है, तो तुम जो शायद बोल रही होगी वो I1 बोल रही होगी कि I1 की वैल्यू से 2I/3R आ रही है, 2E/3R आ रही है, तो उसको पुट करो ना। वो LR ब्रांच है, सारी बातें LR ब्रांच के लिए। वो करंट का एक्सप्रेशन भी LR ब्रांच से है, वो करंट का मैक्सिमम वैल्यू भी LR ब्रांच से है, वो करंट का मिनिमम वैल्यू भी LR ब्रांच से है। हाँ, टाइम जो है टाउ इक्विवेलेंट वो पूरे सर्किट का है। ठीक है, क्योंकि LR ब्रांच का अगर होता तो वो सिर्फ L/R ही होता, फिर तो हमेशा ही।
E/3R। अब हमने बोला कि करंट जो है वो ग्रो कर रहा है, अगर करंट ग्रो कर रहा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, क्योंकि वो चीज ग्रो कर रही है तो ग्रो 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 करते 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 लास्ट में वो कांस्टेंट हो गई है, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और इन्फिनिटी पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि इन्फिनिटी पे ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, तो R और R R/2, R/2 और R 3R/2, तो करंट निकलेगा E अपॉन में 3R/2 यानी कि 2E/3R, और दोनों ब्रांच में बराबर जाएगा E/3R E/3R, तो वहां से हमने निकाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, नहीं वो तो t इज इक्वल टू 0 पे नहीं जा रहा था ना, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो जाएगा। भाई हमने क्या बोला कि जब तुमने स्विच तुम्हारा जब ऑफ था तो यहां पे करंट 0, यहां पे भी करंट 0, यहां पे सभी में 0, जैसे ही बंद किया तो यहां पे करंट आ गया, लेकिन यहां पर करंट नहीं आ पाया क्योंकि इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं आएगा, जैसे मतलब क्या है, धीरे धीरे आएगा। इंडक्टर क्या बोलता है, जो तू चाहे वो अचीव कर ले, लेकिन धीरे धीरे। अगर यहां पे इंडक्टर ना होता तो जैसे ही मैं स्विच बंद करता तो क्या होता, 2E/3R का करंट यहां से, E/3R का यहां से E/3R का। लेकिन इंडक्टर ने क्या बोला, नहीं मैं नहीं बढ़ने दूंगा, पहले 0 था ना, अभी भी 0 ही रखूंगा, अगर बढ़ाना है तो धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है, तो धीरे धीरे तो बढ़ेगा। तो जब मैंने बात बोली थी इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, वो मैंने बोली थी t इज इक्वल टू 0 प्लस पर, यानी कि स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद। फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा है ना, तब तो यहां से करंट जाएगा ही, और कारण भी तुम्हें दे देता हूं कि क्यों जाएगा। अब देखो, अगर t इज इक्वल टू 0 प्लस पे यहां से करंट जा रहा है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो यहां से भी होना चाहिए। अब यहां से वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, यहां पे करंट तो जा ही नहीं रही, तो ये कराएगा, अगर ये कराएगा तो di/dt का वैल्यू होगा। अगर di/dt इसका मतलब क्या है, चेंज इन करंट है, चेंज इन करंट है तो अभी क्या है 0, थोड़ी देर बाद क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो धीरे धीरे करंट इसके अंदर भी फ्लो करने लग जाता है। इंडक्टर का सिर्फ इतना ही काम है, जिस वैल्यू को ये t इज इक्वल टू 0 प्लस पे अचीव कर लेना चाह रहा था, ये रेजिस्टेंस विच इज E/3R, उसको 0 प्लस पे अचीव नहीं करने देगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक वेट कराएगा, इन्फिनिटी पे जाकर के इसके पास वो वाला करंट आएगा। ठीक है, तो ये दो बातें ख्याल रखनी है तुम्हें कि इंडक्टर जो है वो अपने अंदर फ्लोइंग करंट को एकदम से चेंज नहीं होने देता, बट इसका मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं होने देता, चेंज तो होगी, और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर विल बिहेव एज अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, बोलो अभी भी डाउट है कशिश? ठीक है, चलो ये थर्ड पार्ट हो गया, फिर आगे करते हैं। चलो फोर्थ पार्ट, इसको लिखो, पहले लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने अभी तक तो। चलो अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट देखो सर क्या है, सॉरी फोर्थ तो हो चुका है, फिफ्थ पार्ट की ओर। अब फिफ्थ पार्ट लिए, इसको इरेज कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर जरा लंबा क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा। भाई ये क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, इस तरह से नहीं है इसको देखना, तुम्हें हो सके तुम इसको दोबारा से घर पे, मतलब घर पे तो घर पे बैठे तुम, ऑनलाइन चल रहा है, पर कहने का मतलब इसको तुम दोबारा से ट्राई कर सकते हो। जैसे तुम्हारा लेक्चर खत्म हो जाए तुम रिवीजन करो, इस क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाओ, कोई डाउट है तो इसके अंदर पूछो, नहीं तो इसको दोबारा कर दो पूरा पूरा। ये I1 था, ये I2 था, ये I3 था। अब बोला गया है at t is equal to infinity switch is opened again, दोबारा इसको ओपन कर दिया। t is equal to 0 से पहले ओपन था, t is equal to 0 पे बंद किया, फिर इंफिनिटी तक वेट करते रहे, बंद रहा, इंफिनिटी पे दोबारा ओपन कर दिया। at t is equal to infinity switch is रीओपन लिख देते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। रीओपन्ड अगेन, फाइंड I1, I2 and I3 just after the reopening, just after the event। तो ये स्विच तुमने जो है ओपन करने के जस्ट बाद तीनों करंट तुम्हें बताने कितने होंगे, सोचो जरा इसके बारे में। नहीं, वो तो सिर्फ इंडक्टर वाली ब्रांच से, फिर तुम बार बार धोखा खा रहे हो। ठीक है,
देखो एक चीज तुम्हें यह पहचाननी है कि इंडक्टर वाली ब्रांच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ब्रांचेस। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि सर वही तो होंगे जो पहले था, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। हाँ, लेकिन कौन सी ब्रांच से? सिर्फ इंडक्टर वाली ब्रांच से, बाकियों का कोई भरोसा नहीं है, बाकी को चेक करो। तो इस वाली बात को लेट इट सिंक इन। कौन सी बात को? कि इंडक्टर करंट चेंज नहीं होने देता जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इवेंट, लेकिन थोड़े समय बाद करंट चेंज होने देता है। ठीक है। और दूसरी बात कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव एज अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है। तुम बार बार क्या कर रहे हो? इंडक्टर वाली ब्रांच को छोड़ के बाकी सारी ब्रांचों में भी सेम कर दे रहे हो। तुम कह रहे हो कि सर आपने तो बोला है करंट सेम रहेगा जस्ट बाद, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर ना, लेकिन सिर्फ इंडक्टर वाली ब्रांच से। ठीक है। इंडक्टर सिर्फ अपनी ब्रांच से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। देखो जरा, तो यहां पर हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? अब सर्किट ये बन गया, आर एल आर। तो पहली चीज, क्योंकि ये यहां से तो डिसकंटिन्यू हो गया, तो I1 तो फ्लो कर ही नहीं सकता अब। ठीक है। तो I1 का वैल्यू आ गया 0। I1 का तो सर्किट पाथ ही खत्म कर दिया। I1 का वैल्यू कितना आ गया? 0। I3 अनचेंज रहेगा। I3 जो है वो अनचेंज रहेगा, विच विल बी E/3R, अनचेंज। क्यों? क्योंकि इंडक्टर की यही खूबी है, इंडक्टर कभी भी जो है वो करंट को एकदम से चेंज नहीं होने देता। चेंज होने देता है, ठीक है, इसको उल्टा मत पकड़ना कि चेंज नहीं होने देता, चेंज होने देगा, लेकिन जस्ट आफ्टर द इवेंट नहीं, थोड़ा समय रुक करके। ठीक है। अब बच गया सिर्फ I2। तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? I2 का वैल्यू पहले था E/3R, अभी भी E/3R होगा, लेकिन इस तरफ होगा। क्योंकि अगर ये तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसको कोई हर्जा नहीं है, ये कह रहा है मेरे को तो किधर मर्जी मोड़ दो, वैसे तो कोई हर्जा नहीं है, हर्जा सिर्फ इस आदमी को। तो इस आदमी के साथ चलाने के लिए होता है ना कई बार कि एक जगह से दो रास्ते, मतलब एक जगह जाने के दो रास्ते, एक आदमी न्यूट्रल होता है, दूसरे को प्रेफरेंस होता है, दूसरी कोडिंग चलता है। तो इस आदमी को कोई मतलब नहीं है, इसको भी कोई मतलब नहीं है, ये बोल रहा है ऐसा ही करंट फ्लो करना चाहिए, इतना ही फ्लो करना चाहिए। अब सर्किट एक ही है, तो बाकियों की मजबूरी हो गई है, इस आदमी ने वो रास्ता चूज कर लिया है, तो इसको भी उसी कोडिंग चलना पड़ेगा, इसको भी उसी कोडिंग। तो I2 का वैल्यू मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ E/3R। अच्छा, माइनस क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे डायरेक्शन दे रखी थी ये वाली, तो मैंने बोला वैल्यू तो ठीक उतनी ही आ रही है, लेकिन बेटा डायरेक्शन थोड़ा उल्टा कर ले अपना। अब करंट ऐसे फ्लो नहीं करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो E/3R नेगेटिव, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस वाली बात को एम्फसाइज करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हम काम कर लेंगे बड़ी आसानी से। ये वाला पार्ट समझ में आ गया। फिफ्थ पार्ट भी कर लो, इसको भी नोट। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। हाँ, इंडक्टर अगर तुम्हें इसमें भी दिक्कत हो रही है, तुम ये बोल सकते हो कि ये करंट जो भी मैंने बातें बोली है कि करंट चेंज नहीं होगा, वो इंडक्टर के अंदर से नहीं होगा। इंडक्टर को ब्रांच से भी कोई मतलब नहीं, इंडक्टर को अपने से मतलब है। अब दिक्कत, अब बस ऐसी बात है क्योंकि ब्रांच में यानी कि वो चीजें सीरीज में है, तो जो इंडक्टर के लिए वैलिड है वो इस रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड हो जाती है। ठीक है। लेकिन इंडक्टर को सिर्फ अपने अंदर से कर, भाई देखो तुम भूल गए मेरे ख्याल से, तुम बेसिक बातें जो है वो भूल गए। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर कुछ नहीं है, इंडक्टर एक कोयल है। कोयल का क्या प्रॉपर्टी है? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि वो जो कोयल है वो अपने अंदर से फ्लक्स को चेंज नहीं करने देगी, उसको अपोज करेगी। बात किसने बोली थी? फैराडे ने बोली थी। ठीक है। अब अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर L जो है वो कांस्टेंट है, हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है Li। ठीक है। तो अगर L कांस्टेंट है तो फ्लक्स चेंज कैसे होगा? करंट चेंज होकर के होगा। तो जैसे ही तुम करंट चेंज करने की कोशिश करोगे, इंडक्टर मना कर देगा। ठीक है, कि चेंज नहीं। अब कैसे मना करता है इंडक्टर? खुद का ईएमएफ एडजस्ट करता है। अगर सपोज करो करंट जीरो होने की कोशिश कर रही है, तो वो ईएमएफ पैदा करके और करंट को जीरो नहीं होने देगा, जितनी वो चाह रहा था उतनी फ्लो कराएगा। सपोज करो करंट बढ़ना चाह रही है, तो उल्टी डायरेक्शन में ईएमएफ पैदा करके करंट जितनी चाह रही थी उतनी ही रखेगा। ठीक है। तो इंडक्टर का खूबी होता है कि उसके अंदर फ्लक्स चेंज ना हो, उसका मकसद एक ही है कि फ्लक्स चेंज ना हो। ठीक है। ये बात बिल्कुल चैप्टर जो पैरा लेक्चर है ना वहां पर जाके खत्म होती है कि कोई भी कोयल है उसके अंदर से अगर फ्लक्स जो है वो चेंज होता है तो वो उस फ्लक्स चेंज को अपोज करती है, जिसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर सर्किट क्लोज हो तो एक इंड्यूस करंट भी आती है। ठीक है। वहीं पर जाकर के बात अटक गई है, इसको अलग मत समझना। तो
फ्लक्स यहां पर चेंज, फ्लक्स चेंज का मतलब क्या है, क्योंकि एल कांस्टेंट है तो फ्लक्स चेंज का मतलब करंट चेंज, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये एकदम से करंट चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, तो एकदम से करंट चेंज नहीं होने देगा, तो फिर जो है ये वही वाली बात आ गई है कि इसको सिर्फ अपने करंट से मतलब है, इसको इस वाले से मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये एक ब्रांच है तो जाहिर सी बात है दोनों में करंट सेम ही होगा, कि ब्रांच मतलब वो एक सीरीज में है सारे सारे। ठीक है, इसलिए हम ब्रांच बोल देते हैं, लेकिन उसको ब्रांच से क्या लेना देना है, उसको तो करंट से लेना देना है, और करंट से भी क्या लेना देना है, उसको तो फ्लक्स से लेना देना है, क्योंकि एल कांस्टेंट है इसलिए उसको करंट से लेना देना है। और क्योंकि ये दोनों एक ही ब्रांच है तो इस वाले की करंट की बात करो, इस वाले की बात करो, वो तो एक ही है। ठीक है, बाकी से इसको कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है, मेरे अंदर से फ्लक्स अगर चेंज होगा तो मैं उसको अपोज करूंगा, मैं उसको चेंज नहीं होने दूंगा एकदम से, धीरे 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 चेंज होगा। ठीक है, वो मेरे बस का नहीं है, लेकिन एकदम से मैं चेंज नहीं होने दूंगा। ना इसको करंट से मतलब है, ना इसको अपनी ब्रांच से, ना किसी से बात है। अब इसका इंप्लीकेशन ये निकलता है कि ये कह रहा है कि फ्लक्स चेंज नहीं होने देगा एकदम से। फ्लक्स होता क्या है, एल आई, एल तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये कह रहा है कि अपने अंदर से करंट को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, अब ये और ये सीरीज में है तो इसके अंदर से करंट चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इसके अंदर से भी करंट चेंज नहीं हो रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टर अपनी ब्रांच से जो है वो करंट एकदम से चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, सारी इंप्लीकेशंस है। बेसिक फंडा क्या है कि कोई भी कॉइल में से अगर फ्लक्स चेंज करोगे तो उसका अपोजिशन करेगा और एकदम से चेंज नहीं होने देगा। ये इसका बेसिक सूत्र है। ठीक है, फॉर्मूला है। उसके बाद ये धीरे 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 चीजें ऊपर जाकर के इस तरह से हमें अपीयर होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। अब तो बात नहीं है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर देखते हैं, समय तो नहीं हो गया, हाँ अभी समय पड़े। तो नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, ये 5th था ना मेरे ख्याल से, हाँ अब लिख लेना 6th। ठीक है, एक स्क्रीन चली गई मेरे ख्याल से, एक बार को। ये है कि सर I2 कैसे सेम रहेगा, I2 को तो नहीं रहना चाहिए था, तो I2 का कोई इच्छा नहीं है। अब I2 की मजबूरी हो गई, क्योंकि एक ही लूप बना ना, अगर लूप 2 होते तो चॉइस थी, इसमें से कुछ अलग जा रहा है, इसमें से कुछ अलग जा रहा है, फिर थर्ड में से कुछ अलग हो जाएगा। अगर लूप एक ही हो गया तो करंट तो एक ही फ्लो करेगी। इंडक्टर कह रहा है मैं तो नहीं चेंज करूंगा, ये दोनों बोल रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी करंट फ्लो कराओ, बस केवीएल फॉलो होना चाहिए। केवीएल फॉलो हो रहा होगा तो इंडक्टर ऐसा होता है ना, 3 आदमी, अब कई बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, तो एक की चॉइस है कि भाई मैं पिज्जा खाऊंगा, बाकी दो कुछ नहीं बोल रहे, तो बाकी दोनों को भी पिज्जा वाली दुकान में ले जाते हैं। सेम कहानी यहाँ पर, इन दोनों को मतलब नहीं है, ये बोल रहे बस केवीएल फॉलो होना चाहिए भाई, ध्यान रखना। बेसिक्स जो चीजें हैं उनको मत तुम डिस्टर्ब कर देना। इंडक्टर बोल रहा है मेरे को तो उतना ही करंट चाहिए जितना पहले फ्लो कर रहा था, तो फ्लो करवा दिया। अब यहां अगर ऐसे इसमें करंट जा रहा है, इसकी मजबूरी होगी ऐसे जा रहा है, फिर इसकी मजबूरी होगी इसमें ऐसे जाएगा, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव शो कर दिया, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला I2 का वैल्यू, और एग्जामिनर ने डायरेक्शन भी दे रखी है कि ये वाली, तो हमने बोला कि डायरेक्शन थोड़ी गलत है, इस बार ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको वैसे हम ये नहीं बोल रहे कि वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसने कोई चॉइस रखी है, ये तो चॉइसलेस है, इसने तो बोल दिया बस केवीएल फॉलो करा दो भाई, और जहां फ्लो कराना है, जितना फ्लो कराना है वो करवा दो। तो इसने गवर्न किया है कि तेरे अंदर से करंट ऐसा जाएगा, इसने खुद ने नहीं किया। ठीक है, चलो हाँ बोलो। I2 वाले में भी अगर इंडक्टर लगा हुआ था तो वैसा केस भी देख लेंगे जिसमें 2 इंडक्टर लगे हों। ठीक है, वो वाला केस भी कर सकते हैं इसमें 2 इंडक्टर लगे होंगे। अगर इसी वाले केस में हम लगा देंगे, अच्छा अगर इसी वाले केस में सोचा जाए, अगर इसी वाले केस में अगर हम सोचेंगे कि एक और इंडक्टर यहां पर भी लगा हो, तो ये भी बोलेगा कि ऐसा करंट जाना चाहिए और ये भी बोलेगा ऐसा करंट जाना चाहिए, तो फिर किसकी मर्जी चलेगी, है ना। तो फिर क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है, तो सोचें जरा इसको क्या होगा। अगर ये भी बोल देगा ये भी बोल देगा, तो अब करंट जो है वो तो एक में ही फ्लो करेगा, या तो इधर से फ्लो कर सकता है, इधर से फ्लो कर सकता है। तो उस केस में क्या बनेगा भाई, सीन क्या बनेगा, तो ये अपना एक ईएमएफ पैदा करेगा, है ना। हाँ, उस केस में क्या क्या कहानी बनेगी, शायद अभी मैं गैस मार रहा हूं। ठीक है, मैं इसको इसका ढूंढ भी लूंगा अच्छे से थोड़ा सा और सोच करके, लेकिन अभी जो मैं सोच पा रहा हूं उसमें क्या होता है, जब भी करंट चेंज होने की कोशिश कर रही होती है ना, जैसे तुमने ये दोनों कर दिए इस तरह से, तो अगर करंट यहां से भी चेंज होने की कोशिश कर रही है और यहां से भी करंट जो है, सोर्स तो हट गया है, ये भी करंट ऐसे फ्लो कराने की कोशिश करेगा, हाँ उस केस में क्या होगा, मेरे ख्याल से तो उस केस में करंट जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, सोर्स तो हट गया है। ठीक है, सोर्स तो हट गया है यहां से,
तो अब जो करंट फ्लो कर रही थी वो किसके कारण कर रही थी? करंट फ्लो वो कर रही थी इन इंडक्टर्स के कारण ही। इसने अपना ईएमएफ पैदा किया होगा ऐसा, और इसने करंट इधर की तरफ फ्लो करवाई होगी, ठीक है। फिर उस सूरत हाल में ये भी कहेगा मुझे भी करंट फ्लो करानी है, और ये भी एक ऐसा जो है वो ईएमएफ पैदा करेगा, और दोनों ईएमएफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और करंट एकदम से जीरो हो जाएगा, करंट एकदम से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो उसमें एक्सेप्शन हो सकती है, मेरा दिमाग यही चल रहा है, क्योंकि देखो करंट जो है वो फ्लो कौन करवा रहा है? करंट। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये वाले केस अभी से बताऊंगा, ठीक है, वो तो मुझे मालूम है कि ऐसा केस बन सकता है, वो तुमने पूछा था इधर से तो ये दिमाग लगाना पड़ा है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में तुम्हें ये ऐसे बोल देंगे तो तुम जो है वो चीजें सिंपल नहीं रहेंगी, माइंड में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो तुम अभी भी चीजों को सिंपल रखना, इस वाले एग्जाम्पल को सुन के ये मत सोच लेना कि ऐसा हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। ये वैसी बात है, मैं तुम्हें बता दूंगा ये कैसी बात है, ठीक है। सुनना जरा इसको पहले। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है वो कैसी कहानी घट रही है, यहां पर कुछ ऐसी कहानी घट रही है। हाँ, तो ये जो है इंडक्टर ये कह रहा था करंट इधर की तरफ फ्लो करना चाहिए, सोर्स तो हट गया, तो क्या कर रहा है अपनी बैटरी बना रहा है और करंट ऐसे फ्लो करवा रहा है। इसको अगर इंडिविजुअली देखोगे, है ना, क्योंकि यहां पे हमने एल लगा दिया, तो इसमें भी ऐसे करंट फ्लो कर रही थी, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही थी, ठीक है। तो ये भी बोलेगा ऐसी करंट फ्लो करनी चाहिए, इसने भी अपना एक ईएमएफ लगा दिया, दोनों का ईएमएफ उतना ही आया, मैंने किरचॉफ लॉ लगाया, उतने का गेन उतने का लॉस, और रेजिस्टेंस बोल रहे हैं कि भाई हमारे में करंट एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, दोनों में से ड्रॉप ही होना है हम में से, तो भाई क्योंकि तुम दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया हिसाब किताब, तो अब हम जो है वो अपने अंदर से ड्रॉप नहीं कराएंगे, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो, एकदम से जीरो हो जाएगा। ये कुछ वैसी ही बात हुई, कैसी बात हुई, अगर मैं तुम्हें इसको रिलेट करने की कोशिश करूं तो ये कुछ वैसी बात हुई कि सपोज करो ये ऐसी बात हुई, ये एक तुम्हारी कोयल ऐसी है, ठीक है, और लेट से दूसरी तुम्हारी कोयल जो है वो ऐसी है, और यहां से तुमने फ्लक्स पैदा किया, ठीक है, इधर की तरफ, थोड़ा सेंस तो बनेगा नहीं, कम बनेगा, और यहां से इधर की तरफ तुमने जो है वो फ्लक्स में चेंज लेकर के आए हो, तो एक इधर की तरफ करंट इंड्यूस करेगा, दूसरा होता है इधर की तरफ करंट इंड्यूस करे, और दोनों को अगर तुम जोड़ करके देखोगे तो नेट करंट जो है वो सॉर्ट ऑफ जीरो बने। ऑल्दो यहां पर तो ये कनेक्टेड नहीं है, यहां पर ये कनेक्टेड है, तो ये कुछ ऐसी कहानी बन रही है, अगर इसको जोड़ करके देखो कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है, देखो ऐसी बन रही है, शायद हम इसको देख पाएंगे, ऐसे, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, है ना। यार तुमने हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन किया था, इस तरह से, ये एरिया ऐसा और ये एरिया ऐसा, एक एरिया ऐसा, एक क्वेश्चन हमने ऐसे किया था। अब तुमने जो सवाल पूछा है वो यही पूछा है, हाँ, तुम्हारा सवाल देखो कहां से बात घूमते घूमते कहां पहुंच गई। तुम्हारा सवाल ये है कि सर अगर इन दोनों में एरिया, आपने अभी तो बोला कि जब भी किसी भी लूप से फ्लक्स चेंज होगा तो उसका अपोज करेगा, उसमें इन जो है वो करंट जो है वो इंड्यूस करवाएगा, यही मैंने बोला ना। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या, देखो बात कहां घूमते घूमते कहां चलेगी। तुम्हारा सवाल ये है कि इस वाले केस में सर अगर दोनों एरिया बराबर हो जाए तो कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आएगा, तो कौन सी में नहीं आएगा, इंड्यूस करंट जीरो आ जाएगा, ठीक है। सेम कहानी यहां पर भी हो रही है, यहां पर भी घटना घट रही है। तुम देखो दोनों इंडक्टर कंबाइंड है, ये वाला इंडक्टर ऐसा है ना, और ये आगे वाले इंडक्टर से कंबाइन है, लेकिन दोनों की इच्छा क्या है, उल्टे डायरेक्शन में करंट पैदा करना, ठीक है। दोनों की इच्छा क्या है, ये ऐसे यहां पर, तो ये चाह रहा है ऐसे करंट, ये चाह रहा है ऐसे करंट, इन दोनों की इच्छा भी उल्टी है, ठीक है। एक चाह रहा है ऐसे करंट, एक चाह रहा है ऐसे करंट, तो दोनों अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, अगर L1 L2 बराबर हो गया, तो यहां पर क्या केस हो जाएगा, करंट जो है वो फ्लो ही नहीं करेगा, दोनों करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर वैल्यू बराबर नहीं होगी तो क्या होगी, उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, अगर L तुमने बराबर लिए तो इसका आंसर होगा कि करंट जो है वो कोई भी फ्लो नहीं करेगा। और तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, इसको अभी सोचते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर होगा कि दोनों में जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन तुम इसको इस एंगल से मत सोचना, क्योंकि 99.9% जो केसेस आएंगे वो सिंगल इंडक्टर वाले ही आएंगे। तो सिंगल इंडक्टर वाले में जो भी मैंने बातें बोली वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि आज का जब बातें बोलूंगा तो मैं बोल दूंगा सारी बातें सिंगल इंडक्टर के लिए वैलिड हुई। अगर इंडक्टर दो हो गए तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, ठीक है। तो आगे से ये वाली बात बोल दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे 99.9% केसेस में सिंगल इंडक्टर ही मिलेगा, तो वहां पर जो है वो हमें इन्हीं बातों को जो हमने सीखी है इन्हीं को पकड़ करके रखना है, तभी तुम्हारे सॉल्यूशन आएंगे, नहीं तो क्या आ जाएगी, कंफ्यूजन आ जाएगी, सॉल्यूशन नहीं आएगी। मेरे ख्याल से सभी को बात मालूम पड़ रही होगी, है ना, कि ये वाला इंडक्टर दोनों एक दूसरे का अपोज करना चाह रहे हैं, तो वो एरिया वाला सिचुएशन हो गया उस तरह का, जिसमें एरिया अगर बराबर होंगे
तो फ्लक्स जो है वो नेट जीरो हो गया, तो उसमें कोई चेंज आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वैसा वाला सिनेरियो बन गया था, ठीक है। मेरे ख्याल से बात जो है वो क्लियर है, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट वाला पार्ट, अगर हमारे पास समय बचा हुआ है हमारे पास समय, तो लास्ट वाला पार्ट इसके अंदर देखो बच्चों जरा क्या है, तो लास्ट वाला पार्ट है कि t इज इक्वल टू इंफिनिटी को अगर मैं नया t इज इक्वल टू जीरो मान, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो तो हमारे ही हाथ में है ना, t इज इक्वल टू जीरो तो हम कभी भी मान सकते हैं, ठीक है। ये तो ओपन हो चुका है यहां पर, ठीक है। अब लिखेंगे इफ दिस t इज इक्वल टू इंफिनिटी इज कंसीडर्ड एज, फिर मैं सारा आज जो भी हमने किया है वो सारा रिवाइज करा दूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इफ दिस t इज इक्वल टू इंफिनिटी इज कंसीडर्ड एज न्यू t इज इक्वल टू जीरो, फाइंड I3 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब सर्किट सिर्फ ये है। अब ये कौन सा केस हो गया, डीके वाला केस हो गया, इसके लिए टाइम कॉन्स्टेंट अलग से निकालना पड़ेगा। अच्छा डीके में क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मिनिमम तो जीरो होगा लास्ट में, इंटू में e की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ इक्वलेंट प्लस में मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब मिनिमम जीरो होगी लास्ट में, टाइम इक्वलेंट तुम्हें इसका निकालना पड़ेगा क्योंकि अब सर्किट ये है, नीचे वाला सर्किट क्या था वो खत्म हो चुकी बात, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबब्ली ना, 6 है मेरे ख्याल से ये। तो जो ये t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, कौन सा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो तुमने स्विच को वापस रीओपन किया है। अगर मैं इसको t इज इक्वल टू जीरो मान लू नया, तो फिर I3 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें बताना है। ये डीके सर्किट का क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू जीरो है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम e की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ इक्वलेंट, टाउ इक्वलेंट फिर से कैलकुलेट करना। मैं चाहता हूं सारे बच्चों का आंसर आए ये वाला, ट्राई करो जरा इसको। इसके आगे हाँ, फाइंड I3 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड I3 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, नहीं लेकिन टाउ इक्वलेंट तुमने सेम कर दिया मेरे ख्याल से, टाउ इक्वलेंट बदलेगा ना, टाउ इक्वलेंट इसका निकालना पड़ेगा, वो गड़बड़ की है। देखो जरा, तो अब हम बोलेंगे दिस इज अ केस ऑफ अ डीके सर्किट, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये किसका केस हो गया है, दिस इज केस ऑफ डीके सर्किट, ठीक है। अब डीके का है तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, I3 इज इक्वल टू I3 मैक्स माइनस में I3 मिनिमम, I3 को छोड़ता हूं, I मैक्स बोलता हूं, I मैक्स, लेकिन तुम जानते हो I3 मैक्स ही है, माइनस I मिनिमम e की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ इक्वलेंट प्लस में I मिनिमम। तो डीके में तो लास्ट में सब कुछ जीरो हो जाता है आमतौर पर, कभी कभी होता है वो भी ना हो, खैर एनीवेज। तो क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बैटरी हो बड़ी से छोटी करंट आ रही, वो भी केस करा देंगे बात नहीं। तो यहां पर जो है I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम प्लस e की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ करंट, अगर कोई सोर्स नहीं है तो लास्ट में करंट तुम्हारी जीरो की हो जाएगी डीके में, तो लास्ट में करंट जीरो हो जाएगी। और तो फिर स्टार्टिंग में जो करंट थी वही मैक्सिमम थी, और स्टार्टिंग में करंट कितनी थी अभी हमने देखा था, E/3R थी। तो E/3R मिनिमम वैल्यू जीरो इनटू में e की पावर माइनस टी। अच्छा टाउ करंट निकाल लेते हैं, टाउ करंट कैसे निकालेंगे इसका, L के क्रॉस R, बैटरी तो है ही नहीं, L के क्रॉस R निकालेंगे विच विल बी 2R, तो टाउ करंट हो जाएगा L अपॉन में 2R, ठीक है। तो जाएगा E/3 माइनस जी e की पावर माइनस टी, और टाउ करंट हो गया L अपॉन में 2R। तो ये आंसर हो गया। इसको बच्चों तुम लोग लिख सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और इस क्वेश्चन को मैं पूरा रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं, ताकि तुम्हें अच्छे से बैठ जाइए, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट कर लो 1 मिनट के अंदर, फिर हम अगले 5 मिनट के अंदर जो है, क्योंकि तुम्हारी 15 पे क्लास स्टार्ट होगी, तो 5 मिनट में मैं 3 मिनट लूंगा, 3 मिनट में पूरा तुम्हें दोबारा से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, पढ़ा रहने में क्या दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं अपने को। तो चलो इरेज करते हैं ताकि हमें पूरी बात समझ में आ जाए, नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ बोलो। हाँ क्योंकि सोर्स नहीं है ना, सोर्स तो है नहीं अब, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर L और R जो है वो आपस में कंडक्टिंग वायर से जुड़े हो तो वो डीके का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे L और R कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, चाहे 2 R हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एनर्जी का सोर्स एक ही है ये, और धीरे धीरे एनर्जी इसकी डिसिपेट हो जाएगी रेजिस्टेंस में, और अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर तुम ये कह रही हो सर इसी केस में डीके होगा और किसी केस में डीके नहीं हो सकता है, डीके का मतलब
जो एलआर ब्रांच में जो करंट है वो पहले ज्यादा थी और बाद में कम है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी ले सकता हूं मैं, सपोज करो हम यहां पर एक बैटरी लगा दें, ठीक है, ये वाला केस ही मैं तुम्हें कराऊंगा, चलो उसको भी हम डीके ही बोलते हैं, वहां पर आई मिनिमम का वैल्यू जीरो नहीं होगा, इसमें हमेशा आई मिनिमम का वैल्यू जीरो होगा। हम एक ऐसा केस ले सकते हैं कि पहले करंट फ्लो कर रही थी लेट से आई की, और एक सोर्स लगा हुआ है, लेट से ऐसे सोर्स लगा दिया, लेकिन उसका वैल्यू ई से कम है, ठीक है, उसका वैल्यू कुछ होता है E/10 हो, और बाद में इंफिनिटी पे करंट आ रही है आई से I/10 की, तो उसको भी हम डीके मतलब करंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब अगर कोई सोर्स नहीं है फिर तो पक्का ही डीके होगा, लास्ट में वैल्यू जीरो होगी, लेकिन अगर कोई सोर्स हो तो ऐसा भी मुमकिन है। वो केस ले लूंगा, वो क्वेश्चन मैं कल ले लूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए तुम क्या कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो अभी के लिए तुम ये इसको अपने आप को दिमाग में सिंपल रखो कि अगर कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ एलआर है, तो डीके होगा करंट और लास्ट में करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो वाला केस मैं कल ले लूंगा जहां पर सोर्स है फिर भी डीके हो रहा है, क्योंकि सोर्स चेंज हो चुका है, पहले सोर्स बड़ा था अब सोर्स छोटा हो गया है, तो वैल्यू कम होगी तो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, वो भी डीके होता है, उसमें लास्ट में वैल्यू जीरो नहीं आएगी, ठीक है। तो वो अभी कर लेंगे हम डिस्कस। पहले मैं आज हमने जो भी किया है उसको पूरा डिस्कस कर देता हूं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि स्विच को बंद करेंगे, ठीक है। सुना जरा, 2 मिनट ध्यान देना ताकि सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फिर सारी क्लास में तो 2 मिनट लेट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अजीत सर नहीं है जो तुम्हें डांट देंगे। एनीवेज, तो पहले तुम्हारा था कि तुमने स्विच को क्लोज किया है, स्विच को अगर तुमने क्लोज किया है तो जस्ट बाद में करंट बतानी थी। हमने बोला इंडक्टर करंट एकदम से चेंज नहीं होने देता, पहले जीरो तो बाद में भी जीरो, अगर ये जीरो तो बेचारा मजबूरी में ये भी फंस गया, इसमें भी करंट जीरो क्योंकि सीरीज में है, सिर्फ इससे और इससे करंट आएगी, कितनी आएगी E/2 आएगी। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, अच्छी बात है। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सभी में करंट बताओ, तो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर हम बोले तो इंडक्टर बिहेव करता है कंडक्टिंग वायर की तरह, इंडक्टर इन्फिनिटी पे गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये R तो रेशन बन गया 3R/2, यहां से करंट निकाली, दोनों में बराबर की करंट चली गई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था हमारा कि I3 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, I3 यानी कि इंडक्टर में करंट। तो हमने बोला क्योंकि करंट ग्रो कर रहा है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्विवेलेंट प्लस में मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे विच इज E/3R, वहां से लिख दिया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था अपना कि अगर तुम जो है फिफ्थ प्रॉब्लम, क्योंकि पहला क्वेश्चन टाइम इक्विवेलेंट वाला था, पर जो भी था नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि अगर तुम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसको दोबारा खोल दो तो क्या होगा, तो करंट का वैल्यू क्या होगा। तो हमने बोला इंडक्टर एकदम से चेंज नहीं होने देगा, तो पहले था E/3R तो बाद में भी E/3R, यहां से भी E/3R, ये वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया। इस वाले में करंट ऐसे की बजाय ऐसे फ्लो करने लग जाएगी तो माइनस का E/3R आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन था कि इसी में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ करंट, तो हमने क्या बोला, ये एक डीके का केस बन गया, मैक्सिमम करंट E/3R, मिनिमम जीरो हो जाएगी, टाउ इक्विवेलेंट नया कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल करके आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे 6 के 6 जो क्वेश्चन है वो तुम्हें क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, चाहो तो इस लेक्चर को तुम दोबारा भी देख सकते हो, अगर तुम्हें लगे कि मेरे को एक बार और देखना है सारी बातें जानने के लिए तो इसको तुम दोबारा भी देख सकते हो। कल हम मिलेंगे ठीक 3:45 बजे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस जो भी तुम्हारे डाउट आ रहे हैं आज कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, कैसा होगा तो कैसा होगा, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बच्चों को डाउट है तो पूछ लो अभी भी, नहीं तो आज के लिए इतना ही।